बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा और बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं इस नव जीवन क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अपना टॉपिक है मेवाड़ राज्य का इतिहास चल रहा है, पार्ट 6 है अपना। तो आपने वो वीडियोस पहले वाले 5 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगी। अगर वहां आप नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन चलता होगा, आप वहां जाकर वो वीडियोस पहले देख लीजिए, उनके बाद आपको पार्ट 6 देखना है। मैं कहता हूं मेवाड़ का इतिहास आपको अच्छी सी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। हम देख लिया था, हमने कहां तक देखा था, हमने देखा था कुंभा तक। ठीक है, कहां तक देखा था, कुंभा तक। कुंभा की सन 1468 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1468 में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु किनके द्वारा, इनके पुत्र, और उस पुत्र का हमें नाम मिलता है उदा। उस उद्दा द्वारा उस मामादेव कुंड में धक्का देकर उस उद्दा की मृत्यु हुई। उनके बाद शासक बना उद्दा। उद्दा शासक बन गया 1468 में, और वो 1471 तक शासन करता है। लेकिन शाही सेना ने क्या किया, इस उद्दा को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। और कहा जाता है कि श्री करणी माता ने बिजली गिराकर इस उद्दा की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, उनके बाद उनका जो छोटा भाई था राइमल उद्दा का, वो शासक बनता है। तो भाई उद्दा की तो मृत्यु हो जाती है, और अगला जो शासक बनता है उसका हमें नाम मिलता है राइमल। क्या नाम मिलता है, राइमल। और इस राइमल का शासनकाल हमें मिलता है सन 1471 से लेकर और 1509 तक। इस राइमल का हमें शासनकाल मिलता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं किताबों में हमें 1471 की जगह 1473 भी देखने को मिलता है। उसमें आपको ज्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपको यह परीक्षा में कुछ पूछा नहीं जाएगा, अगर आप इनको याद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। इस राइमल, राइमल किसका बेटा था, कुंभा का बेटा था। राइमल ने एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। किस मंदिर का, एकलिंगनाथ मंदिर का। एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, राइमल ने एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन इस एकलिंगनाथ मंदिर का जो निर्माण कार्य है, जो निर्माण है कि शुरुआत, निर्माण पूरा बनवाया किसने था, वो अपनाता है काल भोज बप्पा रावल। क्या आता है, काल भोज यानी बप्पा रावल, इसे कहते हैं बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे राइमल। राइमल की जो पत्नी थी श्रृंगार देवी, पत्नी का क्या नाम था, श्रृंगार देवी। राइमल की पत्नी का नाम हमें मिलता है श्रृंगार देवी। वही ये श्रृंगार देवी कौन थी, ये थी राव जोधा की बेटी, जो कि आवल बाउल की संधि के अनुसार कुंभा के बेटे राइमल के साथ परणाई गई थी। आवल बाउल की संधि के अनुसार, आवल बावल की संधि के अनुसार, संधि के अनुसार कुंभा के बेटे राइमल के साथ परणाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और इन राइमल और श्रृंगार देवी के सामंजस्य से, पारिवारिक संबंध से एक इनकी पुत्री भी थी, और उस पुत्री का हमें नाम मिलता है आनंदीबाई। आनंदीबाई यह थी पुत्री। और कहते हैं इस राइमल ने 11 शादियां की। भाई राजस्थानी की बात करें, 11 ब्याह कराया राइमल। ठीक है, और 11 लुगाएंगे, 13 टाबर हुआ, 13 बच्चे हुए। लेकिन उनका इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं है। मुख्य इनके 4 बेटों का हमें नाम उल्लेखित होता है। ठीक है, वो कौन कौन से मैं अभी आपको बताता हूं। तो उनका नाम इस प्रकार मिलता है। पहले का नाम मिलता है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया पहले पुत्र का नाम राइमल के।
दोस्तों बस क्लास आपको समझ में आ रही होगी आशा करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। पृथ्वीराज सिसोदिया। 2 नंबर की बात करें तो वो है जय सिंह, और 3 नंबर की बात करें तो वो है जयदेव, और 4 नंबर की बात करें तो अपना महाराणा सांगा। कौन है यहाँ पे? सांगा, महाराणा सांगा। तो ये 4 पुत्र थे। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार क्योंकि भाई वह इस समय वो अपने समय का महान घोड़ों को दौड़ाने वाला, इनका घोड़ा सबसे तेज दौड़ता था पृथ्वीराज सिसोदिया का, इस कारण इसको कहा जाता है उड़ना राजकुमार। दोस्तों याद रखना। होता क्या है, ये एक बार, और इस आनंदीबाई की बात करते हैं तो इस आनंदीबाई का जो विवाह हुआ था वो हुआ था सिरोही के शासक, विवाह की बात करें हम सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा, जगमाल देवड़ा के साथ, सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ, जगमाल देवड़ा के साथ किसका विवाह हो गया है? आनंदीबाई। पुत्री किसकी है? रायमल की। बहन किसकी है? इन चारों की, पृथ्वीराज सिसोदिया की, जय सिंह की, जयदेव की और सांगा की। ठीक है दोस्तों। होता क्या है, ये बचपन में एक बार क्या करते हैं, कौन कौन? ये चारों भाई एक बार जाते हैं एक साधु के पास। क्यों जाते हैं भाई? इनका कहना है कि हमारे पिताजी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, तो अगला शासक कौन बनेगा? इनमें होड़ लग गई, राजगद्दी प्राप्त करने की होड़ लग गई, लड़ाई होने लगी तकड़ी तकड़ी। राजस्थानी भाषा की बात करें तो तब ये चारों जो भाई है वो गए एक साधु के पास। किसके पास गए? एक साधु के पास, अपनी भविष्यवाणी दिखाने के साधु के पास गए। क्यों गए? भविष्यवाणी दिखाने के लिए। भविष्यवाणी दिखाने के लिए। तब होता क्या है, साधु ने धीरे धीरे करके सभी के हाथ देखे, हाथ की लकीरें देखी, लेकिन क्या होता है, किसी के भी हाथ में, हाथ की लकीरों में राजयोग बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ तब होता क्या है, चारों भाई साधु के पास जाते हैं तो पृथ्वीराज सिसोदिया के हाथ में बिल्कुल योग, राजयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांगा के हाथ में राजयोग लिखा हुआ है। तब होता क्या है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे कहते हैं उड़ना राजकुमार, इसको भाई राजस्थानी भाषा की बात करें तो तकड़ी रीस आ गई थी, हिंदी की बात करें तो यह क्रोधित हो चुका था, और एक राजस्थानी भाषा की बात करें तो एक भाटा ले हमने भाटो ले अरे सांगा री आंख फोड़ दी, ये फोड़ी सांगा की आंख फोड़ दी। तो सांगा बचपन में, सांगा जिस प्रकार राजा रायमल था उस समय की बात हो रही है, सांगा उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से डर कर कहां आ जाता है? ये आ जाता है अजमेर के जंगलों में। कहां आता है? अजमेर के जंगलों में। जंगलों में, अजमेर के जंगलों में कौन आता है? राणा सांगा अजमेर के जंगलों में पहुंच जाता है, और अजमेर के जंगलों में आता है तो उसे शरण कौन देता है? उसे आश्रय कौन देता है? उसका नाम हमें मिलता है करमचंद पंवार। करमचंद पंवार ये देता है आश्रय, किसको? सांगा को देता है। अब दोस्तों थोड़ा मैं धीरे हो चुका हूं, एक बात आप गौर करना। एक बार होता क्या है, आनंदीबाई का विवाह हुआ था सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ। हुआ क्या था, इस आनंदीबाई का शासक विवाह किसके साथ हुआ था? जगमाल देवड़ा के साथ। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी जिसका नाम हमें मिलता है ताराबाई, इसकी पत्नी का क्या नाम मिलता है? पृथ्वीराज सिसोदिया की ताराबाई। और ताराबाई एक बार इस पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ जाती है। क्यों रूठ जाती है? कि ताराबाई के देवर कौन था? सांगा था। सांगा की पृथ्वीराज सिसोदिया ने आंख फोड़ दी, देवर पानीलानाथ आंख फोड़ दी। इस कारण क्या होता है, यह अपने पति से रूठ जाती है, रूठ गई और कहां चली गई? अजमेरू दुर्ग में। अजमेरू दुर्ग में रूठ कर रहती है।
तब होता क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी ताराबाई को वापस मनाने के लिए इसे अजय मेरु दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख देते हैं, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग रख देते हैं और इस अजय मेरु दुर्ग का परकोटा बनाते हैं। परकोटा क्या होता है, चारों मेर की दीवारें परकोटा बनाता है। लाइए परकोटा बनाते हैं। अभी मैं एक बार पानी पी लेता हूं, उनके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। परकोटा बनाते हैं, परकोटा। इस कारण वापस ताराबाई पृथ्वीराज सिसोदिया के पास आ जाती है। अब दोस्तों मेरी बात आप गौर से सुनना, मेरी बात आप ध्यान लगा के सुनना। दोस्तों महाकाल के लाडलो, आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। होता क्या है, इस आनंदीबाई का विवाह हुआ था सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ। किसके साथ, सिरोही का शासक था जगमाल देवड़ा के साथ। भाई उस समय जो जगमाल देवड़ा था वो अपनी पत्नी आनंदीबाई के साथ मारपीट करता था, उसे मारता था। राजस्थानी भाषा की बात करें तो कूटता था, लटकोरता था, लठ मारता था। तब होता क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया एक बार अपनी बहन से मिलने कहां गए, सिरोही गए, क्योंकि उनके जीजाजी अपनी बहन को मारपीट उनसे करते थे साथ में। तब होता क्या है कि जब वे पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही गए थे अपनी बहन से मिलने के लिए, क्या भाई तन कुटेगे ई बात ने ले बेटे आपने के जगमाल देवड़ा वापस इंडिया आ रही है। जगमाल देवड़ा जो पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे देता है, जहर दे देता है। किसको जहर देता है, पृथ्वीराज सिसोदिया का। कौन देता है, आनंदीबाई का पति यानी पृथ्वीराज सिसोदिया का कौन हो गया, जिज्जाजी हो गया। भाई कहते हैं उस समय लाडू बनाए थे, थोड़े से लाडू बनाए थे, उनको थोड़ा आगे कर दीजिए। हाँ, लाडू बनाए थे किसने, पृथ्वीराज सिसोदिया को खिलाने के लिए। बनाए किसने थे, जगमाल देवड़ा के। और कहा जाता है ये जब वापस आ रहा था तो कोमलगढ़ दुर्ग में पहुंचते पहुंचते कोमलगढ़ दुर्ग में पहुंचते ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। जब वह सिरोही से वापस कोमलगढ़ दुर्ग आ रहा था तब कोमलगढ़ दुर्ग में पहुंच तो गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जहर के लड्डू खाने से। और इनकी भी छतरी, किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी मामादेव कुंड के पास है। यहां पे दिखाई दे रहा है क्या, मामादेव कुंड के पास छतरी, कुंड के पास छतरी बनी हुई है, किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की। और उस छतरी का नाम मिलता है उड़ना राजकुमार की छतरी, क्योंकि वो तेज गति का घोड़े को बहुत ज्यादा दौड़ाता था। उड़ना राजकुमार की छतरी, इस प्रकार की एक कोमलगढ़ दुर्ग में छतरी बनी हुई है, उसका नाम है उड़ना राजकुमार की छतरी, राजकुमार की छतरी। और ये छतरी है कितने खंभों की है, 12 खंभों की। तो इस कारण होता क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद जो शासक बनेगा, और ये अयोग्य शासक है दोनों, और आगे शासक बनेगा सांगा। तो हम बात करेंगे सांगा की। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब रायमल शासक बन चुका है अपना, और ये पृथ्वीराज सिसोदिया की जो कहानी है वो हो चुकी है। तो उनके बाद सीधा शासक कौन बनेगा, सांगा बनता है। तो बस आप वीडियो में बने रहे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब हमारा टॉपिक आएगा सांगा। भाई रायमल आ चुका है और अब आ जाएगा सांगा। अगर आनंदित हो रहे तो कमेंट में मेवाड़ जय महाराणा प्रताप की जरूर बोल देना, ताकि आगे हम अच्छे से अच्छे काम और कर सके। और इसी तरह हम अपना मोटिवेशन आज की तरह बढ़ाते रहे। तो अगला शासक कौन बनेगा, अपना अगले वाला शासक बनेगा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, ये सांगा सबका सांगा बिगाड़ कर रख देगा। ये इतना गजब हम पढ़ेंगे तो भाई सांगा का जो शासनकाल हमें मिलता है सन 1509 से लेकर और
1528, क्योंकि 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है जब वो मेदिनी राय की सहायता करने जा रहा था। चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता करने जा रहा था, क्योंकि मेदिनी राय पर चंदेरी यानी आज का मध्य प्रदेश में चंदेरी राज्य था छोटा सा। तो जब बाबर मेदिनी राय पर आक्रमण करने जा रहा था तब सांगा उनकी सहायता के लिए जा रहा था। तब सैनिकों ने बीच में जहर दे दिया कालपी नामक स्थान पर और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम यात्रा की गई। महाराणा सांगा 12 अप्रैल, देखिए 12 अप्रैल 1482 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म एक आता है 15 मई 1509 में क्या होता है, राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक, राजा बनता है। यह जन्म कहाँ हुआ था, कोमलगढ़ में, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था चित्तौड़ में। होता क्या है, बचपन में जब पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी आंख फोड़ देते हैं, किसकी, महाराणा सांगा की, तो वो चले जाते थे अजमेर के जंगलों में। कहां चले गए, अजमेर के जंगलों में, बचपन में अजमेर के जंगलों में, अजमेर के जंगलों में चले गए। और अजमेर के जंगलों में इस राणा सांगा को शरण किसने दी, उसका हमें नाम मिलता है करमचंद परमार। करमचंद परमार वो अपनी कुटिया में राणा सांगा को शरण देते हैं। इस कारण जब सांगा शासक बनता है तो इस करमचंद परमार को रावल की उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं, रावल की उपाधि, शाही सेना का अंगरक्षक, रावल की उपाधि देते हैं। और दोस्तों जो ये अपना कर्नल जेम्स टोड है, जो राजस्थान का इतिहासकार है, कर्नल जेम्स टोड, इसे क्या कहते हैं, एक सैनिक अंश का भग्नावशेष। क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स इसे कहते हैं सैनिक का भग्नावशेष, सैनिक का भग्न अंश का वेश, भग्नावशेष भी कहते हैं हम, भग्नावशेष क्यों कहते हैं कि मृत्यु के समय इस राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। कितने, मृत्यु के समय 80 घाव थे। मृत्यु के समय शरीर पर 80 घाव थे, शरीर पर कुल 80 घाव थे। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको सैनिक का भग्नावशेष यानी भग्न की संज्ञा दी है। और इनके अलावा राजस्थान के अन्य भी इतिहासकार है, बहुत इतिहासकार है, गौरीचंद हीरानंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, इनके अलावा बहुत सारे इतिहासकार है, गोपीनाथ शर्मा हो गया, तो अन्य इतिहासकार। अन्य इतिहासकार इनको क्या संज्ञा देते हैं, अन्य इतिहासकार। तो दोस्तों अन्य इतिहासकार इसे कहते हैं हिंदूपति की उपाधि देते हैं। अन्य इतिहासकार इसको उपाधि देते हैं हिंदूपति की, कि अपने हिंदू धर्म के लिए मान मर्यादा को जिसने कभी भी गंवाने नहीं दिया, हिंदूपति। यह उपाधि किसने दी थी, अन्य जो जितने भी राजस्थान के इतिहासकार हैं उन्होंने उपाधि दी। कर्नल जेम्स टोड ने एक सैनिक अंश का भग्नावशेष कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था 1482 में, और इनका जो शासनकाल राज्याभिषेक 900 ईस्वी से लेकर 1528 तक मिलता है। मृत्यु के समय शरीर पर कुल 80 घाव थे। और मृत्यु कहाँ हुई थी, कालपी नामक स्थान पर हुई थी। आगे भी बात करेंगे, लेकिन आप पहले इनका छोटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में हम बात क्या करेंगे, बाद में हम इनके जो सैनिक अभियान थे उनकी चर्चा करेंगे, तो पहले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे सांगा के सैनिक अभियानों की। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जो अपना सांगा है इनके सैनिक अभियानों की। तो बहुत ही गजब का टॉपिक है, टॉपिक तो होना ही है, क्योंकि सांगा जैसा वीर योद्धा जो सबका सांगा ही बिगाड़ देता है, उनके बारे में पढ़ने वाला तो इच्छुक होता ही होता है। तो हम अब देखेंगे सांगा के सैनिक अभियान।
सांगा के सैनिक अभियान। सांगा के सैनिक अभियान। तो कौन कौन से सैनिक अभियान किए थे? तो पहले हम इनका पढ़ेंगे गुजरात विजय। गुजरात विजय। तो दोस्तों आइए गुजरात विजय की हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का अपना यह मेवाड़ है। क्या यह है मेवाड़। मेवाड़। और इस तरह का यह है गुजरात। गुजरात। और इस गुजरात का जो शासक था उसका नाम हमें मिलता है मुजफ्फर शाह। शासक का क्या नाम है? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। ठीक है। और मेवाड़ का तो अपना सांगा। यहां का शासक है सांगा। भाई ये लड़ाई, ये आक्रमण, ये अभियान क्यों हुआ? तो दोस्तों ये गुजरात और जो मेवाड़ है इसके यहाँ पे मैं इसको एक बार थोड़ा सही कर देता हूं। यहाँ पे इस तरह का एक छोटा यहाँ पे राज्य था उस समय यहाँ पे, और उस राज्य का हमें नाम मिलता है इड्र। क्या नाम मिलता है? इस राज्य का नाम था इड्र। इड्र नाम था इस राज्य का। नाम क्या था? इड्र। और इस इड्र में दो भाई थे, एक का नाम था रायमल, एक का था भारमल। दो भाई थे यहाँ पे। कितने भाई थे? दो भाई। दो भाई। एक का तो नाम था रायमल, एक का था भारमल। रायमल और एक का भारमल। होता क्या है ये लड़ाई, ये आक्रमण क्यों होता है दोस्तों? अब थोड़ा आप ध्यान से बोर्ड पर आपकी आंखें प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आंखों से देखिए कि जो ये मेवाड़ वाला शासक था सांगा, वो तो इस इड्र का राजा बनाना चाहता था रायमल को, कि रायमल इड्र का राजा बन जाए। लेकिन ये जो मुजफ्फर शाह है वो चाहता था शासक बन जाए भारमल। यह चाहता था रायमल शासक बने और मुजफ्फर शाह गुजरात वाला शासक चाहता है कि भारमल शासक बने। इस कारण सांगा और इस मुजफ्फर शाह के बीच में क्या होती है? आक्रमण, यानी युद्ध होता है, आक्रमण कहते हैं। तो इसमें अपना सांगा विजय हो जाता है। सांगा जीत जाता है और इड्र का शासक कौन बन जाता है? रायमल इड्र का शासक बन जाता है, शासक बन चुका है। कि भाई सांगा तो जीत चुका है, सांगा इसी को ही शासक बनाना चाहता है। शासक कौन बना? रायमल बन चुका। ये तो आती है सांगा की गुजरात विजय। ज्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है, आराम से आप इस तरह का मैप सा बना के कीजिए, बस एक सेकंड का अपना काम है। दूसरी बात आती है यहाँ पे मालवा विजय। मालवा विजय। तो इसी तरह ये आ गया मेवाड़। क्या आ गया? मेवाड़। और गुजरात तो यहाँ है, तो मालवा यानी आज का मध्य प्रदेश यहाँ है। यहाँ का आज का मध्य प्रदेश यहाँ है। तो देखिए ये आ गया एमपी, यानी इसे कहते हैं मालवा। ये मालवा। और यही सिस्टम यहाँ इड्र था, और यहाँ जो शासक जो आता है इसका नाम था चंदेरी। चंदेरी। और यहाँ का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। आवाज आ रही क्यों से? महमूद खिलजी द्वितीय। और यह शासक था एमपी यानी मालवा का शासक था। और जो मेवाड़ वाला क्षेत्र जो और मेवाड़ का जो शासक था वो उसी प्रकार सांगा था। ये आता है सांगा, जो मेवाड़ का शासक था सांगा। ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? चंदेरी का। उसका नाम हमें मिलता है मेदिनी राय। मेदिनी राय। होता क्या है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये मेदिनी राय था, ये देख लीजिए मुस्लिम था, ठीक है, महमूद खिलजी। ये मेदिनी राय पहले खिलजी का सामंत हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। ये जो मेदिनी राय था ये खिलजी का सामंत हुआ करता था। एक बात तो ये मिलती है। दूसरी बात ऐसी मिलती है कि जो ये मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना था। दो मत मिलते हैं। इस कारण ये मेदिनी राय था जो खिलजी का क्या था? वजीर था। दो बातें मिलती हैं। क्या था? वजीर था, और वजीर के पद पर रहा, लेकिन उनके जो परिवार वाले थे महमूद खिलजी ने कहा कि यह हिंदू है, इस कारण इसको वापस
चंदेरी भगा दिया। इस कारण यह बदला लेना चाहता था। एक तो ये मिलती है, दूसरी बात कि यह पहले खिलजी का सामंत था और ये खिलजी को क्या देता था, कर देता था। लेकिन जब उसे पता चला, किसको, मेदिनी राय को, कि मैं तो एक मुस्लिम को ऐसे ही कर दे रहा हूं, ऐसे उन पे मेरा वर्चस्व लुटा रहा हूं, तो मेरे जो उत्तर दिशा में कहते हैं मेवाड़ यानी सांगा, एक बहुत बड़ा हिंदू महान शासक है, क्यों ना मैं उसकी शरण ले लूं। तो ठीक है, जब मेदिनी राय ने इनसे कहा कि मैं आपको कुछ भी कर भी नहीं दूंगा और मैं आपका सामंत नहीं हूं, तो खिलजी ने कहां आक्रमण किया, वो किया चंदेरी पर। क्यों भाई, कर देने की से मना कर दिया। तब चंदेरी, जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय ने फोन कर दिया मेवाड़ के शासक सांगा को। पहली सिम एयरटेल से किया तो उसमें टावर नहीं बताया, जियो वाली से किया तो सांगा दौड़ा दौड़ा चला आया मेदिनी के पास यानी चंदेरी, और चंदेरी में खिलजी और मालवा जो अपना मेवाड़ वाला सांगा, इनके मध्य एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में यह महमूद खिलजी हार गया और चंदेरी का शासक मेदिनी राय जीत गया। और इसकी खुशी में यहाँ पे एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कुंभा ने सांगा ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को यह गागरोन का दुर्ग भी दे दिया। बाद में क्या होता है देख लीजिए। मुजफ्फर शाह को किसने हराया था, सांगा ने। यह मुजफ्फर शाह और ये कौन है, महमूद खिलजी, दोनों आपस में क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। क्योंकि दोनों को हरा दिया है सांगा ने, तो दोनों आपस में संधि कर लेते हैं और दोनों, मुजफ्फर शाह भी मिल जाता है और महमूद खिलजी द्वितीय भी मिल जाता है और दोनों मिलकर कहाँ आक्रमण करते हैं, दोनों मिल चुके हैं और दोनों मिलकर आक्रमण के गागरोन दुर्ग में। लेकिन होता क्या है, बस सांगा इनको एक बार फिर से धूल चटा देता है, वापस चला जाता है वो अपने अपने स्थान पे। तो ये हो गई मालवा विजय। और उनके बाद आता है इब्राहिम लोदी। क्योंकि एक चीज आप देख सकते हैं, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली का शासक उस समय था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम राजा, जिसकी मृत्यु उस एक यानी दिल्ली सल्तनत का एक ही राजा हुआ था जिसकी मृत्यु कहां हुई थी, युद्ध क्षेत्र में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये आता है मेवाड़, ठीक है, ये आ गया गुजरात और ये आ गया मध्य प्रदेश। ये क्या है, मेवाड़, मेवाड़, ये गुजरात और ये मालवा, और यहां पे दिल्ली है। और दिल्ली का शासक उस समय कौन था, इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब होता क्या है, जैसे ही इस इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक को पता चलता है कि भाई वो जो सांगा है वो धीरे धीरे दिनों दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कि भाई वो तो मुजफ्फर शाह ने हरा दियो गुजरात वाला, इन नहीं के करो हरा दियो, जीत लियो, गुजरात नहीं जीत लियो, यार जो मालवा को महमूद खिलजी भी नहीं जीत लियो। भाई दोनों पास है, सांगो तो बहुत तकड़ो आदमी हो जड़ा इन लागन लाग्यो डर अपना इब्राहिम लोदी ने कहे ओ अब धीरे धीरे बड्डो हुए, धीरे धीरे इन सकते बढ़े, क्यों न कह मैं पहला इन सकते नाश कर दूं। जी आप बालवीर देखा, बे बालवीर जो जो धीरे धीरे सकते से लिवे वह भयंकर पर यार बेस भी सकते सुधा ले, बस वो ही सिस्टम हो गयो। जना इब्राहिम लोदी आक्रमण करे अपने मेवाड़ पर, आक्रमण करे और इस सांगागर इब्राहिम लोदी के बीच में क्या दो युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ, दो युद्ध होते हैं, दो युद्ध होते हैं। किसा किसा एक युद्ध को तो नाम मिलना है खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 में। और ये खातौली वर्तमान में कहां पे है, बूंदी में, बूंदी में 1517 में है। उन आगे जो युद्ध हुआ था 2 नंबर का वो हुआ था बाड़ी धौलपुर का युद्ध, आगे चर्चा करेंगे हम, पहले खातौली के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो इसमें किन किन के मध्य, सांगा और इब्राहिम लोदी, यानी कहते हैं, हम कह सकते हैं इब्राहिम विशेष सांगा। जीता कौन, सांगा, विजय ये हुआ। इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गई थी, आपको पता है तो मीराबाई के पति का क्या नाम था, भोजराज, यानी सांगा का पुत्र था भोजराज। भोजराज इस युद्ध में घायल हुआ, भोजराज घायल हुआ और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, घायल हुआ। और इस सांगा का एक हाथ कटा इस युद्ध में, एक हाथ कट गया।
तो भी देख लीजिए दोस्तों, ये सांगा 1517 का खातौली का युद्ध जीत गया। और 2 नंबर का जो युद्ध आता है उस युद्ध का हमें नाम मिलता है बांडी धौलपुर का युद्ध। बांडी धौलपुर का युद्ध कौन सा? बांडी धौलपुर का युद्ध। और ये हुआ था 1518 ईस्वी में। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में बांडी धौलपुर का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य? इब्राहिम लोदी की सेना और अपना सांगा की सेना। और जो इब्राहिम लोदी की सेना में से जो सेनापति आए थे उनका नाम मिलता है मियां माखन। मियां माखन। और जो दूसरा सेनापति उसका नाम मिलता है मियां हुसैन। मियां हुसैन। ये 2 सेनापति आए थे किसके? इब्राहिम लोदी के और सांगा के सेनापति के बीच युद्ध हुआ। लेकिन इसमें भी कौन जीता? इसमें भी अपना सांगा जीत गया। सांगा विजय हुआ दोस्तों। इस प्रकार हमने सांगा के सैनिक बयान भी देखे और आगे बाबर के साथ भी यह युद्ध करेगा, उनकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। ये अपना 6ठा पार्ट पूरा हुआ। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।